हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अंशु मेलावत। जो बीएससी सेकंड ईयर का आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने आपकी फर्स्ट यूनिट केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्टार्ट की थी और उसमें हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक जर्नल क्लासिफिकेशन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और 3D सीरीज के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे यहाँ पे वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होती है आप सभी जानते हैं कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जो डिस्टेंस होगी उसे हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। अब यहाँ पे 3D सीरीज के लिए अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो इसमें एटॉमिक नंबर बढ़ने पर मीन्स स्कैंडियम टू जिंक जाने पर एटॉमिक रेडियस में कोई ख़ास चेंज नहीं आता। एटॉमिक रेडियस चेंज तो होती है बट उतना चेंज नहीं होता जितना एक्सपेक्टेड है। जब हम किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आपको पता है कि जो आपकी एटॉमिक रेडियस है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसी तरह जब हम 3D सीरीज़ में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, स्कैंडियम टू जिंक जाएंगे, तो स्टार्ट में तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है, बट मिडल में वो क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और एंड में उसमें हमें स्लाइटली इंक्रीज देखने को मिलता है। अब इस चेंज को समझने के लिए हम एटॉमिक रेडियस को इफ़ेक्ट करने वाले जो 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, फर्स्ट इज़ जेड इफेक्टिव और सेकेंड इज़ शील्डिंग इफेक्ट। इन दोनों को यहाँ पे हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ये दोनों ही फैक्टर्स हालांकि आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे हम इन्हें फिर से एक बार के लिए स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट फैक्टर है वो है आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश या जेड इफेक्टिव। ये क्या होता है कि किसी भी एटम में सेंटर में होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ डिफरेंट शेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज जो न्यूक्लियस होता है ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। अब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या प्रेजेंट रहेंगे, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज होने के कारण एक रिपल्शन फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पे एक लग रहा है न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स और दूसरा लग रहा है इनर कोश के जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका रिपल्शन फोर्स। तो बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पर नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल लगना चाहिए था वो इलेक्ट्रॉन के इस प्रतिकर्षण बल, जिसको हम परिरक्षण प्रभाव में भी पढ़ेंगे, के कारण क्या हो जाता है, कुछ कम हो जाता है। तो जो आपका रिजल्टेंट, जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस कंडीशन में आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे लगता है उसे ही हम जेड इफेक्टिव कहते हैं। अब जो जेड इफेक्टिव है वो जितना ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को उतना ही नाभिक की ओर खींचने की कोशिश करेगा, जिससे कि आपकी एटम की साइज या एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस तरह से आपका जेड इफेक्टिव क्या होगा, एटॉमिक रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सेकंड फैक्टर जो एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट करता है वो है शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव। ये क्या होता है कि जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है आंतरिक कोश के, वो क्या करते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, नाभिक के आकर्षण बल से शील्ड करते हैं, उनको नाभिक के आकर्षण बल से उनकी रक्षा करते हैं, जिससे कि वो जो अट्रैक्शन फोर्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन फील कर रहे हैं उसमें क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो इस प्रभाव को ही हम क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव बोलते हैं। परिरक्षण प्रभाव जो है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर ले जाने की कोशिश करता है, मीन्स ये उसकी एटॉमिक रेडियस में इंक्रीज करता है और ये क्या होगा, एटॉमिक रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब एटॉमिक रेडियस में किसी एटम के में क्या चेंज आएगा वो इन्हीं दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हम 3D सीरीज की बात करें तो जब हम स्टार्ट में स्कैंडियम टू मैग्नीज जाते हैं तो स्टार्ट में क्या होता है, जेड इफेक्टिव की वैल्यू शील्डिंग इफेक्ट से कुछ ज़्यादा होती है, उसका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा होता है। इस कंडीशन में स्टार्ट में एटॉमिक रेडियस में हमें क्या देखने को मिलता है, एक
डिक्रीज देखने को मिलता है। जब हम मिडिल में पहुंचते हैं 3D सीरीज के, तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, बिकॉज यहाँ पे जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट दोनों का ही वैल्यू क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, दोनों का प्रभाव बराबर सा होता है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ बढ़ दोनों ही रहे हैं, जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ने पे प्रोटॉन भी बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन भी। जब प्रोटॉन बढ़ेंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। लेकिन शील्डिंग इफेक्ट में जो है इंक्रीज वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बिकॉज जो सारे इलेक्ट्रॉन जो हमारे भरे जा रहे हैं वो कहाँ भरे जा रहे हैं, इनर n-1d कक्षकों में भरे जा रहे हैं, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज होती है। जब एंड में हम जाते हैं तो जो आपकी कॉपर टू जिंक, तो रेडियस में क्या होता है, एक स्लाइटली इंक्रीज होता है, क्योंकि आपके शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू जेड इफेक्टिव से थोड़ी ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। तो ये है आपकी एटॉमिक रेडियस, स्टार्ट में होगी डिक्रीज, मिडिल में रहेगी कांस्टेंट, और एंड में जाके होगी स्लाइटली इंक्रीज। जो सेकंड प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे वो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है कि किसी भी गैसीय परमाणु के जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हैं उनको नाभिक के आकर्षण बल से फ्री करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम बोलेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है, शील्डिंग इफेक्ट पे, न्यूक्लियर चार्ज पे और साइज पे। जब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा या साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। और यदि परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा होगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। अब डी सीरीज की बात करें तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर अभी आपने देखा कि स्टार्ट में क्या होता है, जेड इफेक्टिव ज़्यादा प्रभावी होता है, जिसके के कारण आपके इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और आयोनाइजेशन एनर्जी स्टार्ट में क्या रही होगी, इंक्रीज होगी। मिडिल में क्योंकि दोनों ही जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट इक्वल होते हैं, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी में भी कोई ख़ास चेंज नहीं होता, ये भी ऑलमोस्ट इक्वल ही होती है, ये भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। जब आप कॉपर टू जिंक जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज, और शील्डिंग इफेक्ट जेड इफेक्टिव से ज़्यादा प्रभावी है, तो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। बट यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये क्यों होता है कि जो आपका जिंक है उसका क्या होता है, स्टेबल कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी या घनत्व। जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी डेंसिटी जनरली एस और पी ब्लॉक से क्या होती है, हाई होती है। इसका रीज़न क्या है कि किसी भी जो आप एलिमेंट की बात करें उसकी डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, उसके नाभिकीय आवेश और उसके आकार पे। डी सीरीज में आपने अभी देखा कि आकार तो क्या रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, लेकिन नाभिकीय आवेश कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो आप जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो डेंसिटी में क्या होता है, इंक्रीज देखने को हमको मिलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। डी सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, काफ़ी हाई होते हैं ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक कैरेक्टर्स। जो ये संक्रमण धातुएं होते हैं इनमें धात्विक प्रकृति काफ़ी अधिक होती है, उसका कारण है इनमें मिलने वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटेलिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी, और जो आपकी मेटेलिक स्ट्रेंथ है वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जब आप डी सीरीज़ में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो स्टार्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिससे कि मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा बनेंगे और आपकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि उनको बॉयल या मेल्ट करने के लिए आपको मोर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर देनी पड़ेगी। जब आप
मैग्नीज टू जिंक जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की क्या स्टार्ट हो जाती है, पेयरिंग, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम, जिससे कि इनकी मेटेलिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो स्टार्ट में इंक्रीज होंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और उसके बाद डिक्रीज। यहाँ पे जो मैग्नीज और जिंक होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू काफ़ी कम होती है, क्योंकि जो जिंक है उसका क्या होगा, कम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो उसको तो मेटेलिक कैरेक्टर उसके वैसे ही क्या होंगे, लो होंगे, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम रहेंगे। लेकिन जो मैग्नीज है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है D5, मीन्स उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इस अकॉर्डिंग उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होने चाहिए थे, हाई होने चाहिए। बट बिकॉज मैग्नीज का क्या होता है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये क्या कर, जो मैग्नीज है इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, बॉन्ड बनाने में कम पार्ट लेते हैं, क्योंकि उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, स्टेबल है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट हैं, बट उनकी बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या है, कम है, जिसके कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मैग्नीज का क्या होता है, कम होता है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है अपना मेटेलिक कैरेक्टर। जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी मेटेलिक कैरेक्टर काफ़ी हाई होते हैं, जो कि अभी हमने पढ़ा। जितने भी मेटल्स के कैरेक्टर होंगे वो सभी इनमें मिलते हैं, जैसे कि वो कठोर होंगे, उनके गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे, उच्च होंगे, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होंगे। और ये मेटेलिक कैरेक्टर किसके कारण होते हैं, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो अभी हमने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा। तो सेम ट्रेंड यहाँ पे होता है, जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण आपकी मेटेलिक स्ट्रेंथ स्टार्ट में बढ़ती है, देन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने के कारण अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे और मेटेलिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और आपकी जो मेटेलिक स्ट्रेंथ है उसकी जो उसमें जो चेंज होता है वो उसका ट्रेंड सिमिलर रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है इसमें रिएक्टिविटी। तो जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्टिविटी जनरली काफ़ी लो होती है, क्योंकि उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू हाई रहती है, जिसके के कारण उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो ये कुछ आपकी जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आज हमने इस लेक्चर में स्टडी की हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग इनकी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ लाइक ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।